हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं राकेश सिंह आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज को, राइट। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मुझे पिछले 22 साल से मैं कंप्यूटर साइंस फॉर बीटेक स्टूडेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट कॉरपोरेट्स के अंदर पढ़ाता रहा हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग थ्रू सी लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग थ्रू सी लैंग्वेज में हम ये समझते हैं, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी कोई लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग क्लास अटेंड की हो, कभी हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने कोई क्लास ना की हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो प्रोग्रामिंग हमारी एक वे है जिसे प्रोग्रामर परफॉर्म करता है। कौन? प्रोग्रामर। परफॉर्म बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रक्शन। सर्टन कह लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाय यूजिंग कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक वे है जिसमें हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पर रखकर हम अपने मन मुताबिक जो कुछ हम काम कराना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। सो उसी को हम यहाँ पर प्रोग्राम भी कहते हैं, राइट। प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्रामर क्या करता है? यही प्रोग्राम्स इन नंबर ऑफ फॉर्म्स लिखता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहां पर हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, मींस हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को यहां पर लिखना सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम्स लिखा जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज की जाती हैं, सी में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे, कैसे उसे रन करेंगे, कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो अभी जैसे आपने देखा कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर के द्वारा की जाती है, मींस एक प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसी तरह से और प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम एक कलेक्टिवली एक जगह पर रखते हैं। लाइक सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं इस तरह से, राइट। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं मल्टीपल, और ये अलग अलग काम कर रहे हैं सारे प्रोग्राम्स। जब इन सारे प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं किसी चीज़ मेन प्रोग्राम के साथ और फिर हम काम करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, राइट। सॉफ्टवेयर, तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, राइट। तो अभी आपने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, राइट। अब हम यही काम प्रोग्रामिंग का परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले समझते हैं सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। अब हमने यहां पे वर्ड यूज किया है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच। हर लैंग्वेज में आपने देखा है कि कुछ उसके ग्रामर्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं कि किस लैंग्वेज को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से बोला जाता है। उसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं कि उनका वे होता है कि कैसे वो इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाएगा। उसी को सीखना है हमने अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी के भी अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो लैंग्वेज इसका यहाँ पर मतलब यही है कि दैट इज वे टू परफॉर्म, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज द मीडियम टू कन्वे योर मैसेज टू योर कंप्यूटर,
तो अब हम इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, कंप्यूटर को समझ आना चाहिए। अब आपने अगर कंप्यूटर साइंस के अभी नए नए स्टूडेंट हैं, पहले आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही रीड करता है। और आपने अगर पहले से पढ़ रखा तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1, जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट्स। इन्हीं बाइनरी डिजिट को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और ये 0 और 1 है क्या? 0 और 1 बेसिकली वोल्टेज है, वोल्टेज है कंप्यूटर के अंदर, जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी से, जो करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो वोल्टेज है। ये एक लो वोल्टेज है और एक हाई वोल्टेज है। ये 2 वोल्टेज के करंट्स हैं। लाइक इट इज 3 वोल्ट करंट एंड इट इज 5 वोल्ट करंट। तो इनको कॉम्बिनेशन से एक लैंग्वेज तैयार की गई है जिसे हम कह रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्यों? क्योंकि मशीन, कंप्यूटर जो हमारा, वो सिर्फ इसी को समझता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दिस 0 एंड 1, बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप बात करें एक सिंपल सा एक करेक्टर लिखने की, लाइक आपने अगर ए लिखा, तो ए आपको पता है कि ए जो है वो 8 बिट का है, बिकॉज एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर, ठीक है। और बिट यहां पर क्या है? दिस इज आइदर 0 और 1। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर इस तरह से टोटल 8 या तो 0 या 1 का कुछ पोजीशन होगी यहां पर, राइट। तो इतने एक कैरेक्टर को लिखने के लिए आपको 8 बिट की पोजीशंस याद रखनी पड़ेगी। और आप सोचो कि आप अपना नाम लिख रहे हो या सिर्फ एक वर्ड लिख रहे हो, हेलो, राइट। तो हेलो के अंदर आप देख रहे हो यहां पर 5 वर्ड है। 5 वर्ड का मतलब आपको 5 इंटू 8 यानी 40 बिट की पोजीशन को याद रखना पड़ेगा लिखने के लिए, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसी लैंग्वेज को और ईजिएस्ट बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए कुछ और कंसेप्ट का यूज किया गया, जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, राइट। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है? जैसे आप ये समझो कि आप पानी को पानी बोलते हो। पानी क्यों बोलते हो? क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि ये जो लिक्विड है इसको हम पानी कहते हैं, तो एक वर्ड दे दिया पानी, दैट्स इट। इंग्लिश में उसी वर्ड को वाटर कह दिया गया, तो एक वर्ड दे दिया। इसी तरह से हमारी इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ यहां पर नेमोनिक्स बनाए गए, ठीक है, जिसे हम सीडो कोड्स भी कहते हैं। हम सीडो कोड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सीडो कोड्स क्या है? जैसे अगर मुझे लिखना है किसी एक चीज को ऐड करना है, तो मुझे उसके बाइनरी नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आई विल राइट सिंपली ऐड। किसी चीज को इनपुट करना है तो मैंने यहां पे लिख देना INP, और मेरा कंप्यूटर अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा कि हम किसी इनपुट की बात कर रहे हैं, और इनपुट के लिए जो भी बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप उसको रीड कर लेगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, राइट। इसी तरह से हमारे को यहां पर भी और बेटर बनाने के लिए, ताकि इजी फॉर्म में हम काम कर सकें, एक बेटर फॉर्म में हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें और लिख सकें, हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड? तो जैसे आपने देखा है कि इंग्लिश के अंदर एक, जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश को, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि कहां पर सब्जेक्ट आएगा, कहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, कहां पर आपका वर्ब आएगा, कहां पर एडवर्ब आएगा। इस तरह से एक पर्टिकुलर डिफाइंड है उनकी पोजीशंस कि आपको किस तरह से काम करना। आप उसी चीज को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश आ जाती है। लाइकवाइज यहां पर जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको
एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि उस लैंग्वेज को लिखने को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, उनके कौन कौन से वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से पार्ट याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको प्रॉपरली लिख सकें और अपना जो भी आप काम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से वो काम उससे परफॉर्म करवा सकें, राइट। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर मुझे इनपुट लिखना है तो हम सिंपली वहाँ पर इनपुट लिख देंगे, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, बट उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको समझ आना चाहिए कि हमने इनपुट बताया हुआ है कि इनपुट का मतलब टेक द वैल्यू आइदर थ्रू द कीबोर्ड और सम अदर इनपुट डिवाइसेस, चाहे वो स्कैनर है, इनपुट डिवाइसेस और कोई भी दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत सारे पेटीएम वगैरह करने के लिए स्कैन करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इस तरह के आप इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं। एक है हमारे पास लो लेवल, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। सेकंड है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, राइट। एंड द थर्ड इज आवर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। सो स्टूडेंट, यही 3 कैटेगरीज हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में। जितनी भी लैंग्वेजेस आप सुनो, चाहे सी सुनो, C++, जावा, पर्ल, या आप और दूसरी लैंग्वेजेस को ले लें, रूबी, पाइथन, इस तरह की कुछ भी आप ले लें, पुरानी लैंग्वेजेस को उठा लें आप, पास्कल, फोर्ट्रन, जो भी आप उठाएंगे वो इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर लाई करेगी। सभी लैंग्वेजेस इन्हीं 3 कैटेगरी में लाई करेंगे, राइट। तो हम जिस सी की बात कर रहे हैं वो सी भी इसी कैटेगरी में लाई करती है। और सी लाई कहाँ करती है? सी लाई इन बिटवीन ऑफ दीज टू, राइट, इन दीज टू, यहां पर सी हमारी लाई करती है। सो यहां पर सी के लाई होने की वजह से हम इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। व्हाई इट इज कॉल्ड मिडल लेवल? बिकॉज सी के अंदर हमारे पास इस तरह के बेनिफिट्स हैं कि हम हाई लेवल यानी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में तो प्रोग्राम को लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम असेंबली, अगर आपको आती है तो असेंबली लैंग्वेज को भी यूज करके आप लिख सकते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप अगर किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है, और आप हिंदी में लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आप कुछ वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, सो आई एम सॉरी फॉर इट। अब यहां पे आपने क्या किया? हिंदी के साथ साथ आपने कुछ अपने इंग्लिश के वर्ड्स डाल दिए। तो ये बेनिफिट्स यहां पर है कि अगर आप हाई लेवल में काम कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है कि हाई असेंबली के अंदर मेंशन है, बट हाई लेवल में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है या उसकी जगह नहीं मिल रही है, तो आप असेंबली का भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडल लेवल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वन मैन लैंग्वेज, वन मैन लैंग्वेज भी इसको हम कहते हैं, राइट। मैक्सिमम आप देखो कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जब होती है, किसी भी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है या किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं, राइट। बट ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको खुद अकेले एक ही पर्सन ने डेवलप किया है और जिसका नाम था डेनिस रिची, डेनिस रिची। इन्होंने अकेले ही इस लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मैन लैंग्वेज, राइट। इसको हम एक और भी कहते हैं, इसको हम फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं, फ्री फॉर्म लैंग्वेज, फ्री फॉर्म लैंग्वेज। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हो, मैं इस पूरे बोर्ड को, एरिया को अपना कहीं भी लिख रहा हूं, कभी यहां लिख रहा हूं, कभी यहां लिख रहा हूं, कोई इंस्ट्रक्शन में चाहूं तो यहां लिखूं। सो क्या है, मेरे पास कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है लिखने की, राइट। लेकिन अगर आप रूलिंग वाली कॉपी में देखते हैं तो एक रूल लाइन डली हुई है, हमें उसी लाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, राइट। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो सी के अंदर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहां पर लिखना है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री फॉर्म लैंग्वेज, राइट। तो ये तो हमने बात की कि सी हमारी कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है, साथ साथ मिडल लेवल भी है, वन मैन लैंग्वेज भी है और फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ये देखते हैं कि सी की डेवलपमेंट हुई क्यों सी बनाई गई, कहाँ से सी आई,
डेनिस रिची को क्या जरूरत पड़ी थी सी बनाने की, राइट? तो हम चले देखते हैं इसको, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें 70s की, तो 70s में मेनली दो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा चला करती थी। एक थी कोबोल, दूसरी लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, राइट? फोर्ट्रॉन इज बेसिकली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, और कोबोल यूज होती थी फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज मीन्स लाइक बिजनेस वगैरह के अंदर जो यूज होती थी, ठीक है? तो मीन्स अब आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, कोई काम करना है, अगर कमर्शियल यूज का काम करना है तो आपको कोबोल करना पड़ेगा, और अगर साइंटिफिक पर्पज से काम करना है तो आपको फोर्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जो लैंग्वेजेस के हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप किया जाए, क्यों ना एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाए जिसमें इन दोनों की चीज़ों का एक ही लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, राइट? तो उस दौरान एक लैंग्वेज बनी जिसका नाम था एल्गोल 60, राइट? ये लैंग्वेज कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुई नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्टनेस थे, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स इसके अंदर थे, तो इतनी ज़्यादा ये चली नहीं। तो उसके बाद उसी कमेटी ने इस लैंग्वेज को डाउन करने के लिए एक और नई लैंग्वेज का डेवलप किया जिसका नाम रखा गया CPL। इट इज कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कोबोल, फोर्ट्रॉन या अल्गोल से रिलेटेड थी वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई, और ये काफ़ी बड़ी लैंग्वेज और वास्ट लैंग्वेज बन गई जिसके ऊपर काम करना इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहा। तो धीरे धीरे इससे भी रिमूव किया गया, और फिर एक नई लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ जिसे कहा गया BPCL, राइट? सो ये भी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था मार्टिन रिचर्ड्स, उन्होंने एक नई लैंग्वेज को जनरेट किया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रही थी, इसमें भी कई सारे कमियां नज़र आ रही थी। उसी दौरान पर AT&T बेल लेबोरेटरीज में एक साइंटिस्ट हुए, AT&T बेल लेबोरेटरीज में, जिनका नाम था केन थॉमसन। इन्होंने इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक और लैंग्वेज का डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने दिया B लैंग्वेज, राइट? B लैंग्वेज। और हमारे जो डेनिस रिची थे वो भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही थे उस दौरान पर, राइट? तो उस दौरान पर बेसिकली क्या हो रहा था कि यूनिक्स जो था उसको दोबारा से, जो कि पहले असेंबली में लिखा गया था, उसको दोबारा से लिखने के लिए एक लैंग्वेज की जनरेट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस दौरान पर हमारे जो डेनिस रिची हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने BCPL की जितनी भी बेनिफिट्स थे, जितने भी आउटपुट थी, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर पॉजिटिवली लिखी हुई थी, बढ़िया लिखा हुआ था वो, और B लैंग्वेज, इन दोनों की चीज़ों को लिया, कंबाइन किया, और एक नई लैंग्वेज उन्होंने बना डाली जिसका नाम उन्होंने रखा C लैंग्वेज। अब आप सोचेंगे C क्यों रखा उन्होंने? तो भाई AT&T बेल लेबोरेटरी में ऑलरेडी केन थॉमसन ने B लैंग्वेज डेवलप की हुई थी, और उसी के आगे उन्होंने बढ़ाया एक नई लैंग्वेज को जिसका नाम उन्होंने रख दिया फिर C लैंग्वेज। अब C लैंग्वेज की कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, कोई उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं देने की कोशिश की गई, लेकिन C के अंदर इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी थी, इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी थी और सिंपल थी, इट वॉज रिलायबल एंड सिंपल, नॉट वॉज बल्कि अभी भी C तो पूरा ही रिलायबल ही है। C लैंग्वेज इज रिलायबल एंड सिंपल। इसकी सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी की वजह से ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि 70s के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज के अंदर काउंट होने लगी, और धीरे 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 धीरे
मैक्सिमम चीज़ें इस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होने लगी। इवन अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ राइट किया हुआ है, विंडोज़, इवन उसके बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट जो चलते हैं, जिसे हम डॉटनेट कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, डॉटनेट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंक्लूड है ASP.NET, VB.NET, इवन C# लैंग्वेज भी इंक्लूड है इसी के अंदर। इनके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो लिखी गई हैं वो C लैंग्वेज से लिखी गई है। और C# को अगर आपको पढ़ना है लैंग्वेज को, जो आजकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग इस लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारी गेमिंग के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको C# जानना है तो उसके लिए अगर आपको C लैंग्वेज आती है तो आपका C# सीखना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो C लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अलावा C लैंग्वेज से जो लिखने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है यहाँ पर आजकल पड़ता है वो है हार्डवेयर के लिए। हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स लाइक आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसको प्रोग्राम करना है, उसके प्रोसेसर को प्रोग्राम करना है कि हमारी मशीन के अंदर इतने इस तरह के फंक्शंस हों। उसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं C लैंग्वेज को। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग भी C लैंग्वेज के थ्रू की जाती है, जिसे हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो इसके अलावा बहुत सारे ड्राइवर्स प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। ड्राइवर प्रोग्राम आप जान ही जाएंगे, जो लोग नहीं जानते, और जो लोग ऑलरेडी कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं या देखते हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं हमारे ड्राइवर प्रोग्राम्स। तो इस तरह के ड्राइवर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। इवन आप गेम बना सकते हैं, गेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके थ्रू गेम प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारा यूज़ है। आप कमर्शियल कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप कमर्शियल एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कमर्शियल एप्लीकेशन। इवन C को और पाइथन को, पाइथन तो आया, C और पाइथन जैसी लैंग्वेज को इवन स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम्स में भी यूज़ किया जाता है। आप नासा वगैरह में देखेंगे, आप पाइथन और C जैसी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, राइट। तो ये तो थी हमारी एक इंट्रोडक्शन अबाउट C। तो लेट्स स्टार्ट द C लैंग्वेज। अब हम C लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन C लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले जैसे आप देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानने के लिए उसकी कुछ ग्रामर जाननी ज़रूरी है, ऐसे ही C के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। जैसे C के अंदर कुछ करेक्टर सेट हैं। करेक्टर सेट, करेक्टर सेट मतलब हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं A to Z, फ्रॉम स्मॉल टू कैपिटल। हमारे सारे डिजिट्स 0 to 9, सारे स्पेशल करेक्टर लाइक हमारा डॉलर का साइन, हैश का साइन, या और जो भी कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारे सब यूज़ होते हैं इसके अंदर, राइट। तो ये हमारा कहलाता है करेक्टर सेट। तो चलिए अब हम सबसे पहले C का प्रोग्राम लिखेंगे, कहाँ पर कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो C के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक C का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बेसिकली पहले C का सॉफ्टवेयर आता था टर्बो C++, टर्बो C++। अब आप यहाँ कहेंगे हमने करना तो C का प्रोग्राम है और यहाँ पर C++ की बात हो रही है। तो बेसिकली C++ जो है C का एक्सटेंशन है, C++ एक्सटेंशन है किसका? C का, राइट। तो हमारा मेन सॉफ्टवेयर C++ आता था और उसी के अंदर हम C और C++ दोनों को हम काम लिखते थे, राइट। अब क्योंकि ये यहाँ पर 16 बिट पे काम करता था, 16 बिट पे काम किया करता था, और आजकल आपने देखा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट पे काम करते हैं। तो ये टर्बो C का वो सॉफ्टवेयर जो पहले आता था वो अब नहीं चलता है। अगर आप इसको यूज़ करना है तो आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन जाकर गूगल में आपको सर्च करना होगा टर्बो C++ फॉर विंडोज़ करके, राइट। ये आप इसको क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा सर्च में। मैं बताऊंगा आपको कैसे अगले उसमें प्रैक्टिकली जब आपको दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या मिलेगा। आप टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉस बॉक्स मिल जाएगा, डॉस बॉक्स, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो VS कोड के थ्रू भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। VS कोड बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर,
राइट, तो जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं, तो इसको भी आप इंस्टॉल करेंगे। ये बेसिकली लाइनेक्स एनवायरनमेंट को यूज़ करता है, राइट। इवन हाँ यस, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर जो लाइनस टर्बिडो ने लिखा था वो भी सी से लिखा गया है, और वो उसका एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था, राइट। तो यहाँ पे VS कोड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे ज़्यादातर कॉलेज के अंदर VS कोड को यूज़ करके ही काम किया जाता है, ठीक है। तो हम तीनों में से तीनों को यहाँ से काम करके देखेंगे, तीनों सॉफ्टवेयर के साथ कैसे काम हो सकता है। आपको जो इजी लगे आप उसमें काम कर सकते हो, राइट। सो चलते हैं, पहले हम मेन टर्बो सी वाले सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो जब आप सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी यहाँ पर। उस स्क्रीन के ऊपर कुछ मेन्यूज़ होंगे, जैसे आपने विंडोज़ में मेन्यूज़ देखे हैं, फाइल, एडिट, इस तरह से करके, फाइल, एडिट वगैरह, फॉर्मेट, इस तरह के मेन्यूज़ मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होगा, जिस पे लिखा होगा no name 00.cpp। CPP यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन है, C++, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन C++ का एक्सटेंशन लेकर काम करता है। आपको इसको C में काम करना होगा, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरह की एक एनवायरनमेंट मिल जाएगी, आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा और आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, राइट। तो चलते हैं, पहले प्रोग्राम को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। आपको मैं अभी ये बोर्ड पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बोर्ड पर समझाने के बाद आपको अपने सिस्टम पर लेकर सारा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और उसी तरह से आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ समझाया करूँगा और उसके बाद फिर आपको सिस्टम पर कराऊंगा, राइट। तो सबसे पहले जब हम सी का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आती है, जिसमें हम लिखते हैं #include stdio.h। अब जो मैंने लिखा है stdio.h, आप देखेंगे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्टूडियो बोलते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ये स्टूडियो नहीं है, दिस इज stdio.h। और stdio.h में इसका जो मीनिंग है वो क्या है? std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट, डॉट यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन है, जैसे कि आपने फाइल एक्सटेंशन पढ़ी हुई है, ठीक है, डॉस वगैरह में, और H स्टैंड फॉर हेडर, हेडर फाइल, राइट। तो ये हमारी इस फाइल का वो है। यहां पर ये जो मेंशन करता है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब आप कहेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या? अपने आप नाम से भी ऐसे क्लियर हो रहा है। प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले क्या करे वो? इंक्लूड करे, इंक्लूड करे। क्या इंक्लूड करे? stdio.h फाइल को, और std कौन? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड करे किसमें? हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, राइट। तो सबसे पहली हमारी इंस्ट्रक्शन हमारे सी के प्रोग्राम में यही आएगी, जिसमें लिखा होगा #include stdio.h, ठीक है। अब ये हेडर फाइल है क्या? बेसिकली हेडर फाइल एक प्रोग्राम है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपका जो भी काम है उसमें मैक्सिमम काम आपका कंपैरिजन का है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? भाई आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, आप सो रहे हैं, आपकी मदर आपको सुबह उठाती है, जैसे ही आपको उठा रही है, राइट, आप ये तो नहीं कहते हैं पापा क्यों जगा दिया, भाई मम्मी जगा रही है, पापा कहाँ जगा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं देखते हैं मम्मी है, और आप उसको पापा नहीं बोलते हैं। रीज़न, मम्मी का वो चेहरा बचपन से आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड हो गया है, और आपका ब्रेन इतना फास्ट हो चुका है कि आप देखते ही क्या बोलते हैं? मम्मी। पापा को देखते ही पापा। ऐसे ही आपको बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मिलते हैं जिनको आप पहले मिले होते हैं, लेकिन जब वो काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अरे हाँ याद तो आ रहा है, मिले तो थे लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। इसका मतलब क्या है? आप कंपेयर कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर कि भाई ब्रेन में हमारी उस मेमोरी के अंदर उस पर्सन का नाम नहीं आ रहा है, राइट।
सो इसी तरह से हमारा कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं वहां से स्टार्ट होता है, और जब तक आप कंप्यूटर में काम करते हैं तब तक हर वक्त हमारा कंप्यूटर कंपैरिजन का काम कर रहा है। आप देख लीजिए, जैसे आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं वो करेक्टर सीपीयू तक जाता है, सीपीयू के अंदर सीधे से वो जो करेक्टर है वो कंपेयर होता है हमारी ASCII कोड्स लिमिट्स के साथ। जितने भी करेक्टर्स हैं, कौन सा है, उस करेक्टर के जितने बाइनरी बिट्स हैं वो सीधे प्रोसेसर की यूनिट के पास जाते हैं, वहां से वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से होता हुआ हमारे स्क्रीन पे दिखा देता है कि आपने कौन सा करेक्टर प्रेस किया। तो बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो यहां पर हमारी ये जो हेडर फाइल है, ये फाइल क्या है, ये फाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, किससे रिलेटेड, इनपुट से और आउटपुट से, कि इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए वो इस फाइल में लिख दिया है। किसने, डेनिस रिची ने लिख दिया है। तो डेनिस रिची ने जब वो लिख दिया है तो उस फाइल में पड़ा हुआ है। अब मैं यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शन सीधी जाएगी मेरी इस फाइल के साथ, कंपेयर करेगी, ये देखेगी कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहां लिखा है क्या वो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। अगर इसके अंदर अवेलेबल है तो वो अगले स्टेप पर जाकर उसको एग्जीक्यूट करेगी, और अगर उसको देखता है कि ये इंस्ट्रक्शन इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो वो आपको सीधे सीधे एरर दे देगा। अब ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए यहां पर काम करेगा या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ये दोनों काम करेंगे। बेसिकली इनका काम है ट्रांसलेट करना। जैसे आपको एक लैंग्वेज नहीं आती, कोई ट्रांसलेटर आपके पास आ जाए उस लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप दूसरे पर्सन को, उस लैंग्वेज वाले पर्सन को आप अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। वही काम कर रहा है हमारा। ये क्या कर रहा है, हमने जो लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, इस फाइल के साथ मैच कर दिया, कंपेयर किया, एग्जीक्यूट कर दिया, काम हो गया, राइट। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। दोनों का काम ट्रांसलेट है। तब आप कहेंगे दोनों का काम है तो फिर एक ही क्यों नहीं रखे, दो क्यों रखा। फर्क है, फर्क ये है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक ही बार, एक ही शॉट में, इन वन शॉट वो कंपाइल कर देता है। कंपाइल मतलब ट्रांसलेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करेगा, राइट। सिर्फ दिस इज द थिंग, और कुछ नहीं है। जैसे इंटरप्रेटर में पहली लाइन लिखी, अगर उसने देखा पहली लाइन में गलती है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं जब तक आप फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेक्ट नहीं करोगे। जबकि कंपाइलर क्या करेगा, आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार पढ़ेगा, जितनी गलतियां होंगी उन गलतियों की लिस्ट नीचे दे देगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर एरर्स, राइट। सो दिस इज द थिंग, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारा इस फाइल के थ्रू चेक करेगा हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को कि क्या वो सही लिखा गया है या सही नहीं लिखा गया। अगर सही नहीं लिखा गया तो क्या गलती है और कौन सी लाइन में गलती है, वो सारा यहां पर बता देगा। तो हमारे सी के पास कंपाइलर है यहां पर, दैट इज टर्बो सी। या फिर अगर हम लाइनेक्स में काम कर रहे हैं तो हमारे पास लाइनेक्स में जीसीसी कंपाइलर होता है, राइट। लाइनेक्स आप इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर ये इनबिल्ट कंपाइलर होता है, आपको कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जीसीसी कंपाइलर को। जीसीसी कंपाइलर उसके अंदर लाइनेक्स में इनबिल्ट है, राइट। लेकिन अगर आप विंडोज के थ्रू वीएस कोड में काम करेंगे तो वहां पर आपको अलग से एक कंपाइलर यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। वो मैं बताऊंगा आपको कौन से क्या होगा, पूरा का पूरा स्टेप समझाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। जितनी भी हेडर फाइल्स को आपने इंक्लूड करना है यहां पर आप लिखते जाइए और उनका नाम लिखते जाइए। जैसे एक और हमारे पास हेडर फाइल है, दैट इज conio.h। कौन से यहां पर स्टैंड करता है कंसोल के लिए, आई स्टैंड अगेन इनपुट और ओ अगेन स्टैंड फॉर आउटपुट। कंसोल से रिलेटेड, कंसोल क्या हमारा मॉनिटर स्क्रीन पर जो हमारा दिखाई दे रहा है, उस कंसोल पर जो कुछ आउटपुट आ रही है या इनपुट हमने दी है, उस इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस फाइल में लिखी हुई है। इसी तरह से हमारे पास एक और हेडर फाइल है, जैसे math.h।
मैथ से रिलेटेड जितने इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है आपको, पावर निकालना है आपको, वो सारे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप उनको यूज़ करोगे और ये आपके प्रोग्राम के अंदर काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट हमारी जैसी हेडर फाइल्स की होगी हम उसको यहाँ पर यूज़ करते जाएंगे। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक योर स्कूल बैग। पर जिस दिन जिस क्लास का पीरियड होता है आप अपने स्कूल में वही रजिस्टर, वही कॉपी, बुक्स तो डाल के लेके जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, करेक्ट। और ये कहाँ रहेगी, ये हमारे प्रोग्राम में सबसे ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर हेडर फाइल्स, दीज आर हेडर फाइल्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी यहां पर आती है जिसमें हम लिखते हैं मेन। अब आप देखेंगे कई कंपाइलर के अंदर जब आप काम करेंगे तो उस कंपाइलर में यहां पर इंट लिखा होगा, राइट। मैक्सिमम में इंट लिखा होगा। यहां पर इंट क्या है वो हम आगे चल के बताएंगे। इंट, ठीक है, बेसिकली इंट को हम यहाँ पे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर वो वैल्यू होती है जो डेसिमल में ना हो, लाइक 1 2 3 4, एनी वैल्यूज, ऐसी वैल्यू विच इज नॉट इन डेसिमल, राइट। सो यहां पर इंट लिखा होता है। उसके बाद एक मेन वर्ड लिखा होगा और उसके पास ये इस तरह का एक ओपन और क्लोज ब्रेसेस लगा होगा, ठीक है। और उसके नीचे एक इस तरह का कर्ली ब्रेसेस होगा और लास्ट में प्रोग्राम के आपके एक कर्ली ब्रेसेस होगा, ठीक है। तो जितना भी इंस्ट्रक्शन आप सी की लिखेंगे ताकि आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करे, वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन इस मेन के अंदर होना चाहिए, इस मेन के अंदर। अब मेन के अंदर कह रहे हैं तो इसका मतलब देयर शुड बी सम बाउंड्री, बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे घर के अंदर तो घर की एक बाउंड्री होगी, इसी तरह से मेन की अपनी भी एक बाउंड्री है। और वो बाउंड्री क्या है, दीज कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज। तो इनके अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कंपाइलर सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेगा। कंपाइलर रीड ओनली इनसाइड द मेन इंस्ट्रक्शन, राइट। लेकिन अब कई बार आप देखेंगे, जब आगे चल के भी प्रोग्राम में देखेंगे, या आपने पहले भी देखा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन मेन के बाहर लिखी होती है, यहां पे लिखी होगी या मेन के यहां लिखी होगी। तो क्या हमारा कंपाइलर एक्सेस नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा कंपाइलर इन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? तब तक नहीं करेगा जब तक इन इंस्ट्रक्शंस का कोई ना कोई लिंक इनसाइड ऑफ द मेन अवेलेबल ना हो। तब तक कंपाइलर हमारा इन इंस्ट्रक्शंस को रीड ही नहीं करेगा। समझ गए बात को? कि अगर बाहर लिखी हुई है मेन से बाहर, तो उसका कुछ ना कुछ एक लिंक हमें मेन के अंदर बताना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन यहां लिखी हुई है और इसको यूज किया जाए, तो वो इंस्ट्रक्शन कंपाइलर हमारी रीड करेगा। अदरवाइज कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करेगा। तो आपको सीधा सा एक बात याद रखना है कि आपकी इंस्ट्रक्शन इनसाइड द मेन अवेलेबल होनी चाहिए, इनसाइड द मेन। क्लियर? अब मेन यहां पर है क्या? मेन इज बेसिकली अ एंट्री फंक्शन है। यहां पर एंट्री फंक्शन। अब आप एंट्री फंक्शन कहेंगे, भाई किसी के यहाँ रिसेप्शन पर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आपको एक एंट्री गेट मिलता है। उस रिसेप्शन के अंदर, उस बैंकेट हॉल के अंदर या उस घर के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस क्या करना है? एंट्री गेट। तो मेन हमारा एक एंट्री गेट है, ठीक है। इसको हम एंट्री फंक्शन कहते हैं। फिलहाल फंक्शन क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए फंक्शन को पहचानने का। जैसे आप नाम से लोगों को पहचान लेते हैं ना, जैसे आपने देखा नाम के पीछे शर्मा वर्मा लगा तो आपने कह दिया ये हिंदू है, नाम के पीछे शेख, अब्दुल रहीम, कुछ मोहम्मद इस तरह का लगा तो आपने कहा मुस्लिम है। आपने देखा सिंह लग गया, कौर लग गया तो आपने कहा ये सिख है। तो बेसिकली आप उससे पहचान रहे हैं। ऐसी ही पहचान आप मेन की कर लीजिए या फंक्शन की कर लीजिए, मेन की चाहिए नहीं, आप फंक्शन की कर लीजिए कि कोई भी नाम जो लिखा हुआ है, जैसे मेन लिखा हुआ है, उसके साथ अगर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, जैसे मेन के साथ 2 ब्रैकेट लगे, तो ये क्या होगा? एक फंक्शन। इसी तरह से अगर मैंने लिखा फन और 2 ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या है? एक फंक्शन।
राइट। इसी तरह से मैंने लिखा हेलो और यहां पे इस तरह लिखा दिया, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन। तो सिंपल सी बात अभी आप ये समझिए कि इस ब्रैकेट्स के लगने का मतलब है वो एक फंक्शन है, राइट। तो मेन हमारा क्या है, एक एंट्री फंक्शन है जिसके अंदर हम सब कुछ लिखेंगे और हमारा कंपाइलर रीड करेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो मेन हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि मेन के आगे अब ज़्यादातर प्रोग्राम में, ज़्यादातर कंपाइलर में आप देखेंगे कि इंट लिखा हुआ है। तो इंट क्या है, इंटीजर। फंक्शन का हमेशा एक टाइप होता है, फंक्शन हमेशा एक टाइप होता है। टाइप का काम क्या है, वो ये बताना कि फंक्शन वैल्यू कैसी देने वाला है, राइट। फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो हम आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर सबसे नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, रिटर्न 0। मतलब रिटर्न क्या करे, 0। 0 का मतलब कुछ नहीं करना, रिटर्न 0, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। और जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो हमें टाइप तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका फंक्शन चाहे वो मेन हो या आपने कोई नाम लिखा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए मेन के आगे हम उसको लिखते हैं इंट। अब हमारा ये प्रोग्राम कोई वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहा, तो जब वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा तो हमें इंट भी लिखने की क्या जरूरत है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फिर से वही बात है, मेन ने तो फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है और मेन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू फिलहाल रिटर्न कर नहीं रहा। तो जब वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो इसको बता दो भाई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, और इसके आगे क्या लिख दो, वॉइड। तो हम सिंपल सा जिस फंक्शन के आगे वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हम उसके आगे लिख देंगे वॉइड। तो आप ये याद रखो कि मेन के आगे वॉइड लिख के प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम आ गए मेन के अंदर कि हम मेन में लिखेंगे क्या। तो मेन में हम बेसिकली 4 तरह के इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। लाइक हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे टाइप डिक्लेरेशन, टाइप डिक्लेरेशन लिखेंगे, और इनिशियलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं यहां पर। टाइप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किसकी, वेरिएबल्स की। अभी हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। टाइप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसा नहीं है कि इसे हमें हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, इट कैन बी ऑप्शनल। आपको जरूरत नहीं है मत लिखिए, अब जरूरत कब होगी और कब नहीं होगी वो हम आपको बताएंगे। सो हमारी सेकेंड स्टेप आएगी, जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो हमारी कहलाती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हमें बताना होगा अपने कंप्यूटर को के थ्रू, अपने कंप्यूटर को, अपने सी को, कि भाई हम किस वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं और उस वैल्यू से हम क्या आउटपुट करने वाले हैं या हम क्या आउटपुट देने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगी जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कह लीजिए या यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह वगैरह। आप चाहें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखनी आती है तो, ठीक। लाइक 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम लिखकर यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है दैट इज आवर 4th स्टेप, जिसमें हम यूज करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट। रिजल्ट ऑफ क्या, रिजल्ट, या फिर आप उसको आउटपुट भी कह सकते हैं, रिजल्ट आउटपुट, जो आपका लास्ट में प्रोग्राम को रन करके आप काम करना चाहते हैं। जैसे मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूं तो 2 नंबर का जो ऐड रिजल्ट होगा वो हम यहां पे ले लेंगे, राइट। तो ये 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमने सीखनी है अपने पूरी सी लैंग्वेज में। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम सी से
किसी भी तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी भी तरह का। आप चाहे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बना लीजिए, आप चाहे तो इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बना लीजिए, जैसे आपने डाटा पैकेट्स वगैरह सुने उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेटवर्क के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हैं, नेटवर्किंग के रिलेटेड। आप कोई अपना किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं बस जस्ट बाय दिस, राइट। अभी तक हमने ये सब देखा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि डेनिस रिची ने की जो सी लैंग्वेज जनरेट की उसको हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, वन मैन लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, उसको हम फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारी शुरुआत किससे हुई? फंक्शन से। अंदर हम काम किसके थ्रू कर रहे हैं? फंक्शन के थ्रू। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सी इज अ फंक्शन लैंग्वेज। सी इज अ फंक्शन लैंग्वेज मीन्स हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को यूज करेंगे, फंक्शन को बनाएंगे और फंक्शन से फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे आगे चल के हम यहाँ पर जो सी सीखेंगे आप लोग, उस सी में हम आपको सी के साथ, लोग बोलते हैं फोड़ देंगे, ये कर देंगे, सी को फोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, ये सॉफ्टवेयर फोड़ दिया। नहीं भाई नहीं, यहाँ कुछ फोड़ना फाड़ना नहीं है। यहाँ हम आपको सी के साथ खेलना सिखाएंगे, कैसे सॉफ्टवेयर के साथ खेलना है। आप जो चाहते हो, दिमाग में जो सोचा आपने, उसको कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर उतार देना है, वो हम सिखाएंगे आपको यहाँ पर, राइट। तो चलते हैं, अब देखते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? तो हम अपने मेन में आ गए और मेन के अंदर हम ने सबसे पहले बोला था कि इंस्ट्रक्शन जो हमारी यहाँ पर डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन, और ये ऑप्शनल भी हो सकती है। तो जब ये ऑप्शनल हो सकती है तो हम सबसे पहले ऑप्शनल का काम करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करके देखते हैं जिसे हम बोलेंगे प्रिंटफ हेलो। सिर्फ इतना, नथिंग एल्स। तब आपने देखा प्रिंटफ जो यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, इसके साथ में अगेन यहाँ पर ब्रेसेस लगे हुए हैं, उनके बीच में कुछ वैल्यू लिखी हुई है। मैंने अभी आपको समझाया कि नाम के साथ में अगर ऐसा ब्रैकेट आ गया तो वो क्या हो गया? सिंपल सी बात भाई, फंक्शन। क्या हो गया वो? फंक्शन। तो प्रिंटफ यहां पर एक फंक्शन है, और वो फंक्शन किस चीज का है? आउटपुट का फंक्शन। आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाना है उसके लिए फंक्शन यूज करना है प्रिंटफ, राइट। अब जैसे ही इतने प्रोग्राम को लिखकर आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा यहां पर हेलो। अगर आप विंडोज में रन कर रहे हैं टर्बो C++ में, तो यहां पर आपको इस तरह से आपको यहां पर दिखाई देगा कर्सर, और कर्सर ब्लिंक होते हुए यहां पर हेलो, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को, कि डिक्लेरेशन क्या होगा, टाइप डिक्लेरेशन क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। तो यहां पर हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, ठीक है, जिसमें कैसे होगा, हम यहां पे लिखेंगे पहले डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और इक्वल टू करके यहां पर वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब ये जो आप एंगल ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ना, आपने ये नहीं लिखना है, ये बेसिकली सिंटैक्स है। कंप्यूटर साइंस में जब भी कोई चीज मेंशन की जाती है कि लिखा कैसे जाएगा, तो इस तरह के ब्रैकेट्स में दिखा जाता है। इन ब्रैकेट्स का मतलब है मस्ट, मतलब ऐसा लिखना ही लिखना है। और इसी तरह से कुछ ब्रैकेट ऐसे आएंगे, इन ब्रैकेट का मतलब है इनके बीच में जो वैल्यू लिखी गई है दैट इज व्हाट? ऑप्शनल है, व्हाट इज ऑप्शनल। तो ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है, राइट। तो डाटा टाइप हमारे पास यहाँ पर, अब डाटा टाइप कहेंगे आप क्या होता है, तो सबसे पहले हम डाटा टाइप की बात करते हैं। डाटा टाइप क्या है? हमारा जो डाटा है कंप्यूटर में, जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं, डाटा क्या है? एनीथिंग विच यू एंटर इनसाइड द कंप्यूटर इज अ डाटा। डाटा इज अ पिक्चर, डाटा इज अ नंबर, करेक्टर, कुछ साउंड की फाइल, कुछ भी जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो एक डाटा है, राइट। तो उस डाटा का टाइप क्या है? टाइप मतलब अगर आप नेम लिख रहे हैं किसी का, लाइक मेरा नाम है, मेरा नाम है यहां पर लिख रहा हूं, सो इट इज व्हाट? इट इज अ करेक्टर। तो इसका टाइप क्या हो गया? करेक्टर टाइप हो गया। मैंने कहा यहां पर आप जो चल रहा है वो 2022 चल रहा है, क्या हो गया? ये एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है?
विदाउट डेसिमल। अगर ये विदाउट डेसिमल है तो इसको हम कहेंगे इंटीजर, इसको हम कहेंगे इंटीजर। और अगर यही वैल्यू हमारी होती, लाइक हमने एक वैल्यू दी 202.2, तो ये वैल्यू कैसी हुई? डेसिमल वाली। तो अगर ये डेसिमल वैल्यू है तो इसको हम कहेंगे फ्लोट। ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्लोट। इसी तरह से अगर इन वैल्यू से बड़ी वैल्यू हमने इनपुट किया तो हमारे पास डाटा टाइप है डबल। डबल, अगर हमने उस डबल से भी वैल्यू ज्यादा लंबी कर दी तो हमारे पास है डबल लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग साइज की वैल्यूज है, राइट। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम डाटा टाइप के कुछ टाइप्स लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहला हमारे पास डाटा टाइप है लाइक इंटीजर। इंटीजर, इसको मेंशन करते हैं हम इंट से। ठीक है, इसका स्पेसिफायर है। स्पेसिफायर मतलब जिससे हमें डाटा स्पेसिफायर बोलेंगे इसको, जिससे कंपाइलर को ये पता लग जाए कि किस तरह की वैल्यू इंटीजर टाइप की। तो स्पेसिफायर जो इसका है वो या तो %d है या फिर %i लिखते हैं, राइट। और इसका साइज क्या है? इसका साइज है सिर्फ 2 बाइट, 2 बाइट। इसी तरह से हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट जो कि मैंने अभी बताया डेसिमल में है। फ्लोट को हम यहां पर फ्लोट ही लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफायर होता है वो होता है %f, एंड इसका जो साइज है वो है 4 बाइट, राइट, इट इज 4 बाइट। नेक्स्ट हमारा आ गया करेक्टर, जिसे हम कैर कहते हैं। करेक्टर को हम यहां पर बोलेंगे, करेक्टर को कैर लिखेंगे, CHAR, कैर। ठीक है, करेक्टर के लिए हम यहां पर यूज करते हैं %c, और इसका जो साइज होगा वो सिर्फ 1 बाइट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप भी यूज करते हैं, स्ट्रिंग टाइप, जिसके लिए हम यहां पर स्ट्रिंग ही लिखेंगे और इसके लिए यूज करेंगे %s, और इसका साइज अनलिमिटेड होगा। जितने मर्जी करेक्टर आप यहां पे 256 की लिमिट तक आप जितने मर्जी यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब व्हाट स्टैंड फॉर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मतलब यहां पे कलेक्शन ऑफ करेक्टर, कलेक्शन ऑफ करेक्टर। जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा था अपना नाम, तो ये एक करेक्टर है और इतने सारे करेक्टर मिलके ये क्या बन गया? एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो हमने यहां पर डाटा का टाइप्स पढ़ लिया, समझ लिया। अब इन डाटा टाइप्स को यूज करके हम यहां पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कुछ एक वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे इंटीजर टाइप ले रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं इंट, वेरिएबल का नाम यहां पर जैसे आपने दे दिया नंबर, नंबर को आपने लिख दिया नम, उसके बाद इक्वल टू एंड 0, और हर स्टेटमेंट के बाद यहां पर सेमीकोलन आता है। सी के अंदर हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब कि जब भी एक लाइन सी की लिखेंगे, एक इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, आप टर्मिनेटर लिख देंगे, ताकि कंपाइलर को यह पता लगे कि वो इंस्ट्रक्शन यहां पर कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, राइट। यहां पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाया, आपने यहीं पे दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाया, आपने तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाया। ये भी करेक्ट है प्रोग्राम लिखने के लिए। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, सेमीकोलन, दूसरी इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन, तीसरी इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करें, बस ये ध्यान रखें टर्मिनेटर होना जरूरी है। टर्मिनेटर होगा तो कंपाइलर को अपने आप पता लग जाएगा पहली इंस्ट्रक्शन यहां खत्म हो रही है, दूसरी यहां हो रही है, तीसरी यहां हो रही है, राइट। तो ये हमारी इस तरह से वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई। अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन यहां पर कितनी होगी, कैसे होगी, वो भी देखना है। तो जैसे हम मैथ्स के सम करते थे, क्या होता था? 2 नंबरों का सम निकालो। भाई क्वेश्चन नहीं आपको दे रखा 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब 2 वैल्यू निकालना, क्या है? सम, यानी तीसरी वैल्यू। तो हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे? 3।
अगर उसने कहा तीन वैल्यू का सम निकालो, तो हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए, 3 तो वैल्यूज हो गई और चौथी हमारी सम हो गई। तो जितनी वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड है उतने वेरिएबल यहां पर आप डिक्लेयर कर लेंगे, राइट। यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, वेरिएबल है क्या? तो जैसे मैंने यहां पे लिखा इंट a इक्वल टू 10, डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू इस तरफ आकर इसमें स्टोर हो जाएगी। असाइन कर देना मतलब 10 असाइन हो गया ए में। अब ए है क्या, ए एक वेरिएबल है। अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो भाई आपने पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर रैम के बारे में, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको पता है, पूछने की बात ही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपके कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम एक लिमिट में ही तो होगी, 256 MB या 256 GB, जितनी कितनी कितनी एक फिक्स अमाउंट में होगी। वो फिक्स अमाउंट जो आपका है उसी में तो सारा डाटा स्टोर होगा। तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, सपोज करो कि आपके पास 256 या 1 GB की या 4 GB की मेमोरी का आपके पास रैम लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका रैम है पूरा का पूरा, जो कि रैम कंप्यूटर में काउंटिंग स्टार्ट होती है हमेशा 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 होगा और ये क्या होगा, 254 GB माइनस 1 होगा, ये वाला पॉइंट। इस पूरे में आपका कंप्यूटर का डाटा स्टोर हो रहा है, राइट। पूरा का पूरा डाटा यहाँ स्टोर हो रहा है। क्या क्या डाटा, आपने पावर ऑन किया, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड हुआ तो सपोज करो ये पूरी मेमोरी भर गई यहां तक, ठीक है। उसके बाद आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर के अंदर, सी है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और दूसरी चीजें, आपके गेम्स हैं, वो सब भी लोड हुए मेमोरी में, वो सब लोड हो गए, यहां तक हो गया, ठीक है। अब जब यहां तक लोड हो गया तो अब आपका ये डाटा यहां से यहां तक पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, इट इज टोटली ब्लैंक। मुझे अपनी वैल्यू यहां स्टोर करनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह है। मीन्स मैंने कहा पहला स्टार्टिंग एड्रेस क्या था उसका 0 4 GB में, और ये लास्ट वाला क्या था 4 GB माइनस 1। तो ये वाला जो एड्रेस है ये क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर बूटिंग स्टेप्स के अंदर और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंशन किया गया है कि सबसे रीसेंट ब्लैंक स्पेसिस जो मिलेगा हमारा डाटा वहां जाके स्टोर होगा। रीसेंट ब्लैंक, तो रीसेंट ब्लैंक कहां मिल रहा है, उसको यहां मिल रहा है, वो डाटा यहां स्टोर करेगा। तो मैंने उसका कहा कि मेरी ये जो वैल्यू 10 है वो यहां पे स्टोर कर दो भाई, ठीक है, यहां पे स्टोर कर दो। और मुझे वो वैल्यू वापस भी चाहिए, तो वापस जाने के लिए, वापस पाने के लिए मुझे उस जगह का पता तो होना चाहिए। भाई मैंने अगर कोई बुक किसी शेल्फ में रख दी तो मुझे पता होना चाहिए ना कौन सी शेल्फ में रखी है। तो हमारा अगर वैल्यू यहाँ पे 10 स्टोर हुआ है तो वो वैल्यू का पता तो होना चाहिए। एड्रेस, एड्रेस क्या है हमें नहीं पता, कंप्यूटर को पता है। वो तो कंप्यूटर ने में हमने क्या किया, हमने उस एड्रेस को एक नाम दे दिया, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हुआ, वेरिएबल इज द अलियास नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी एड्रेस कौन सी, ये वाली, इस मेमोरी एड्रेस का यहां पर। अब मैंने अभी आपको डाटा टाइप का बताया कि इंटीजर कितना साइज लेता है, 2 बाइट, 2 बाइट लेता है। तो यहां पर इस जगह पे क्या करेगा, इस जगह पे जो खाली मेमोरी थी उस खाली मेमोरी के अंदर यहां पर वो 2 बाइट का डाटा ले लेगा। लाइक 1 बाइट ये हो गया, 1 बाइट ये हो गया, 2 बाइट। और इस 2 बाइट की मेमोरी की जगह को रिजर्व कर देगा किसके लिए, ए के लिए, और इसका नाम रख देगा वो ए, अलियास नेम। ऐसे ही जैसे आप चाय की दुकान पे जाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, आप कहते हैं छोटू इधर आ जा, वो छोटू उसका नाम नहीं है भाई, आपने उसको अलियास नेम दिया है, राइट। उसी तरह से इस एड्रेस को हमने एक अलियास नेम दे दिया है ए,
कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, नाम नेमिंग कन्वेंशन अभी बताता हूं मैं आपको। नेम हमने दे दिया ए, जैसे हमने कहा इंट ए, इसने क्या किया 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व की, किसके लिए, ए के लिए, और वहां पे क्या स्टोर कर दिया 10, तो यहां पे ये 10 स्टोर हो गया। क्लियर, सिंपल सी एक और इसी तरह को समझते हैं। जैसे देखो सपोज मेमोरी सीक्वेंस हमारी इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, यहाँ की मेमोरी का नाम नंबर है 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 एंड 2246। ये है एक एक बाइट की मेमोरी है। हमारा ये डाटा टाइप कैसा है, इंटीजर, ये क्या कहता है 2 बाइट। तो इसने क्या किया, इन दोनों को लिया, इस मेमोरी के ऊपर 2 बाइट को पूरे को स्टोर कर लिया और इसका नाम दे दिया ए, और यहाँ पे स्टोर हो गया 10। अब मैं अपने प्रोग्राम में जब भी ए को रिकॉल करूंगा, वो अपने आप इस एड्रेस से वैल्यू पिक करेगा 10 को और मुझे रिटर्न कर देगा। समझ गए बात को? तो यही हमारा है वेरिएबल। अब ये क्योंकि रैम है और रैम में टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो एड्रेस अभी मैंने यूज़ किया, हो सकता है मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूं, बंद करूं और दूसरा प्रोग्राम राइट करूं, तो वहाँ की जो मेमोरी है वापस रिफ्रेश होकर उस जगह पे कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू बदल रही है ना बार बार, हालांकि उस जगह पे, तो डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वैल्यू वेरी होना, एक पर्टिकुलर एड्रेस पर वैल्यू का वेरी होना इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। सो इंट ए इक्वल टू 10, इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमें कितने क्या चाहिए, हमें 2 नंबर की वैल्यू इंटर करानी है और उसका सम चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लें इंट नंबर 1 इक्वल टू 0, कॉमा नंबर 2 इक्वल टू 0 और एक सम ले लें। अब आप कहोगे मैं इक्वल टू 0 क्यों कह रहा हूँ, तो बेसिकली सी के अंदर बहुत सारी जगह पर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू मतलब रैम में ऑलरेडी वहाँ पे कोई 1000 वैल्यू पड़ी हुई थी, वैल्यू रिफ्रेश नहीं हुई, अब हमने अपनी वैल्यू डाल दी, जो हमारी वैल्यू थी वो भी रह गई और पिछली वैल्यू के साथ कुछ मर्ज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, वो गार्बेज शो करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर उसको गलत वैल्यू मिलेगी तो रिजल्ट भी गलत ही देगा। तो हमें वो रिजल्ट वैल्यू गलत ना मिले, हमने उसको 0 डिक्लेयर कर दिया पहले ही, मतलब सारी वैल्यूज वहाँ से क्लीन हो जाए और वो हो जाए 0 इनिशलाइज। क्लियर, चलिए अब ये जो वेरिएबल का नाम आप दे रहे हो, इसका एक नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो पहला रूल कि यहां पर जो भी वेरिएबल होगा वो आइदर स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर में। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन सी हमारा दोनों को अलग अलग काउंट करेगा। मतलब अगर आप लिखते हैं वेरिएबल इंट ए और एक वेरिएबल लिखते हैं आप इंट कैपिटल ए, तो ये दोनों 2 अलग वेरिएबल लेगा, एक जैसे नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि सी जो है वो यहां पर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस करती है, स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंशिएट करती है, राइट। स्मॉल एक चीज और कैपिटल, सी में आप सब कुछ सी के अंदर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कुछ चीजें आएंगी जो कैपिटल में होंगी, वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड आगे जाके आएगा फाइल, राइट, इसे हम कैपिटल में ही लिखेंगे। अदरवाइज सी का सब कुछ हम स्मॉल में लिखेंगे। तो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये याद रखना है। तो सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन के अंदर आपने अगर स्मॉल में लिया तो स्मॉल में, कैपिटल में लिया कैपिटल में। अगर आपने मिक्स भी लिया है तो वो मिक्स को भी अलग ही मानेगा। जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पर ए बी और आपने लिखा ए बी, इसके अलावा आपने लिखा इंट ए बी, तो ये 3 वेरिएबल हो गए अलग अलग नाम से, तीनों को सेम नहीं मानेगा, वो तीनों को अलग अलग समझेगा। क्लियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट कन्वेंशन हमारी कि नो स्पेसिस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, नो स्पेसिस आर अलाउड। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम ले रहा हूं, जैसे मैं लेना चाहता हूं नेम एंड सर नेम, और मैं कहता हूं यहां पे मैं नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं और साथ में सर नेम ले रहा हूं, ठीक है,
तो बीच में स्पेस नहीं चलेगा, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्या होगा, आपको इसको अगर लेना है ना नेम और सरनेम, तो आप इसको लिखिए इस तरह से, नेम अंडरस्कोर सरनेम, तो ले लेगा वो, क्योंकि आपने स्पेस नहीं दिया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, जैसे कॉमा हो गया, डॉट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये अलाउड नहीं होंगे नेम के अंदर। जैसे आपने लिख दिया नेम डॉट सरनेम, सो दिस इज रॉन्ग, वो नहीं लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पहला स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर शुड नॉट बी नंबर, शुड नॉट बी नंबर मीन्स अगर आपने लिखा int 1 या int 2 num, सो दिस इज रॉन्ग। क्या करेक्ट है, आप लिखो इसको int num 2, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो ये आपको कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर है रूल, स्पेशल कैरेक्टर, नॉट स्पेशल कैरेक्टर, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। कीवर्ड्स मतलब जो सी के अपने वर्ड्स हैं, जैसे इंट सी का अपना वर्ड्स है, नम आगे जाके और बहुत सारे मिलेंगे, कैर आपका सी का रिजर्व वर्ड है, स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड है, इनम रिजर्व वर्ड है, ब्रेक इज रिजर्व वर्ड है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने वेरिएबल नाम नहीं रख सकते। लाइक आपने लिख दिया इंट ब्रेक, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कीवर्ड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है सी के अंदर, वो इसको वेरिएबल बनेगा ही नहीं, आपको एरर दे देगा, राइट। तो आपको कीवर्ड्स अलाउड नहीं है, ये आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या कीवर्ड्स हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये नाम कैसे होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया था, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन। तो ये इतना पार्ट डिक्लेरेशन हो गया, ये पार्ट पूरा इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन मतलब उसको कुछ एक नई वैल्यू दे देना। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो ना, शुरू में आप 1000 रुपये डाल देते हो बैंक में, तो वो अमाउंट क्या हुआ, वो इनिशियलाइज्ड अमाउंट हुआ। इसी तरह से ये इनिशियल अमाउंट। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप पर आते हैं, हमारी इनपुट आउटपुट। तो पहले हम आउटपुट की स्टेटमेंट देखते हैं। आउटपुट के लिए हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर printf। यहाँ पर हमारा मैसेज आ जाता है, जो भी मैसेज हमने देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डाटा आ जाता है या वेरिएबल नेम आ जाता है, वेरिएबल नेम। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, प्रिंटफ हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो तरह ये तरह मैसेज हो गया, दूसरा हमें खाली मैसेज देना है, कोई वैल्यू नहीं है वेरिएबल की, तो हम सिंपली प्रिंटफ मैसेज यूज़ कर देंगे। मैसेज आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, कैसे भी लिखें, बट मैसेज शुड बी इन ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट, और ऊपर से डबल कोट्स लगे होंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना आपने। तो ये तो हुआ हमारा आउटपुट का स्टेटमेंट। क्या करेगा, ये मैसेज लेगा यहाँ से प्रिंटफ इस मैसेज को लेकर हमारे कंसोल पर भेज देगा, किसके थ्रू, इस फाइल के थ्रू, मॉनिटर पर, और जो कुछ इस मैसेज में लिखा होगा मॉनिटर पे वो मैसेज लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। राइट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इनपुट की। इनपुट में क्या लेंगे हम, हमारे पास फंक्शन है scanf। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे डाटा टाइप स्पेसिफायर, उसके बाद यहाँ पर हम एक एम्परसेंड का साइन लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। सेमीकोलन याद रखना है, टर्मिनेटर है लाइन को एंड करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारा स्कैनफ है। स्कैनफ कहता है इनपुट के लिए, अगर कीबोर्ड से आपने कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो आप स्कैनफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। डाटा स्पेसिफायर क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या क्या। इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए %f यूज़ करेंगे, करेक्टर के लिए %c यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज़ करेंगे। तो इन स्पेसिफायर में से कोई भी स्पेसिफायर जो यहाँ पर ज़रूरत है, जैसा ये वेरिएबल है वो स्पेसिफायर यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर लिया है इंटीजर num1, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफायर आ जाएगा %d, क्योंकि इंटीजर का क्या होता है %d, ठीक है। और वेरिएबल नेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, num1, क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा स्कैनफ इस टाइप की वैल्यू लो, किस टाइप की, स्पेसिफायर टाइप की। स्पेसिफायर क्या बता रहा है, इंटीजर, इंटीजर टाइप की वैल्यू लो और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अब वो वेरिएबल कैसे पता लगे कहां पर है, तो ये एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर जो नम का एड्रेस बताएगा, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस क्या है वेरिएबल का, कौन से एड्रेस को हमने अलियास नेम दिया num1, उस एड्रेस पर ये वैल्यू ले जाकर स्टोर कर देगा सिंपली, ठीक है। और जब हमें रिट्रीव करनी होगी वो वैल्यू को रिट्रीव कर लाएगा, कैसे, मैसेज के थ्रू और इस वेरिएबल नेम के थ्रू। वेरिएबल नेम लिखेंगे, आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमने ये लिख लिया। अब हमारे सेकंड स्टेप आ जाता है प्रिंटफ। प्रिंटफ एंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और ये मैसेज हो गया। क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब हम फर्स्ट वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं कीबोर्ड से। तो स्कैनफ, स्कैनफ स्पेसिफायर कैसा है हमारा, इंटीजर टाइप, %d, एम्परसेंड num1, ये फर्स्ट वैल्यू इनपुट हो गई। इसी तरह से हम सेकंड वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, प्रिंटफ एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। स्कैनफ, ये सब स्मॉल लेटर में चलेगा, मैसेज आप कैपिटल में लिख सकते हो। स्कैनफ %d एम्परसेंड num2, ठीक है। तो पहले स्टेप से क्या हुआ, हमारी वैल्यू के लिए मैसेज पूछा उसने, वैल्यू इनपुट हो गई। सेकंड का मैसेज आया, सेकंड वैल्यू इनपुट हो गई। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये वाला पार्ट डिक्लेरेटिव, और ये पार्ट हो गया हमारा इनपुट एंड आउटपुट का। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। तो हम यहाँ पे सम इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना है, आप मैथ्स के अंदर इधर लिखते थे और इक्वल टू 0 या इक्वल टू x इस साइड पे लिखते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा वो इस साइड पर आएगा, राइट। और जो वो वैल्यू कैलकुलेट होकर जहाँ स्टोर होगी, जिसके अंदर वैल्यू जाएगी, वो हमारा इस टाइप आएगा, लाइक x इज इक्वल टू x+2, तो x इस तरफ आएगा, x+2 इस तरफ आएगा, क्लियर। हमेशा वैल्यू इधर से इस तरफ आएगी, कहाँ से, इधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी वैल्यू, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारी स्टेटमेंट, कौन सी, प्रोसेस की स्टेटमेंट, ठीक है। ये प्लस यहाँ पर जो है, प्लस का साइन, ये कहलाता है हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये क्या क्या है, लाइक प्लस के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए ये साइन है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। इसके लिए डिवीजन का साइन है, दिस इज फॉर डिवीजन। इसी तरह से ये परसेंटेज वाला जो साइन है, दिस इज फॉर मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर, ठीक है। जैसे 5/2 किया आपने तो ये साइन यूज कर लिया, तो आपको रिमाइंडर बता देगा कितना, 1, ठीक है। उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन आता था क्या, आउटपुट या फिर कंट्रोल। तो फिलहाल कंट्रोल कुछ है नहीं, आउटपुट हमारा क्या आया,
सम की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे printf एडिशन या सम वैल्यू, सम ऑफ टू नंबर, कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, इज के बाद जहां पर आपको वैल्यू चाहिए वहां पर स्पेसिफायर लगाओ, इज डी %d, और यहां वेरिएबल का नाम सम, क्योंकि सम कैसा है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर सम लिख देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये मैसेज देगा और सम की वैल्यू यहां पे पुट कर देगा, ठीक है। तो जहां %d लगाएंगे वहां पे वैल्यू पुट कर देगा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहां पर ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब मेन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पर राइट हो गई है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब जब आप कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा होता है कि आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में काम बना रहे हैं, आपने एक जॉब से चेंज करके दूसरी जॉब में चले गए, तो जो काम आप कर रहे थे आप छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा पर्सन आता है उस काम को करता है। अब आपके वेरिएबल नेम उसको नहीं समझ में आएंगे, आपकी इंस्ट्रक्शन उसको नहीं समझ में आ रही, तो काम तो रुक जाएगा, और काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वेरिएबल का नाम हमेशा एक अंडरस्टैंडेबल नेम होना चाहिए। जैसे अगर आप एम्प्लॉय से रिलेटेड वैल्यू इनपुट कर रहे हो तो नाम क्या रखोगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय एज, इस तरह से। स्टूडेंट का रख रहे हो तो स्टूडेंट के से रिलेटेड, मतलब मीनिंगफुल नेम यहाँ प्रोवाइड करने आपको जरूरी है। हमने जैसे num1 num2 ले लिया, ठीक है, ऐसे मीनिंगफुल नेम यहाँ पे देने आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम कोडिंग के अंदर यहाँ पर अपनी हर स्टेटमेंट के सामने लिख सकते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस स्टेटमेंट्स को इस तरह से ले लें, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या काम कर रही है, ये इनिशियलाइजेशन का काम कर रही है, तो यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन लिख दें। आपने क्या करना है, ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं और इसके आगे लिख देना है, ठीक है। होगा क्या, इस 2 फॉरवर्ड स्लैश से हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, राइट, और यहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आएगा, उसे सेमीकोलन मिलेगा, सेमीकोलन मिलते ही उसे समझ जाएगा कि लाइन टर्मिनेट हो रही है। उसके आगे जो लिखा हुआ है वो 2 स्लैश आ गए, फॉरवर्ड स्लैश। 2 फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है उसको इग्नोर कर दो भाई, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, नथिंग एल्स। और किसके रीडिंग पर्पस के लिए, प्रोग्रामर के भाई, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन लिख दिया। इसी तरह से हमने लिख दिया, ये क्या है हमारा, इनपुट फर्स्ट वैल्यू, इनपुट फर्स्ट वैल्यू मैसेज, ठीक है। इसको हमने लिख दिया, क्या है ये हमारा, सॉरी, दिस इज आउटपुट मैसेज, एंड दिस इज इनपुट वैल्यू, राइट। इसी तरह से हम लिख लेंगे। इस स्टेटमेंट को हम यहां पे लिख दें कैलकुलेशन, इसको हम लिख दें शो रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो सी में 2 तरह की स्टेटमेंट होती है, एक आप फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। जैसे यही प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले यहां पर स्टेटमेंट लिख दें, प्रोग्राम ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है। कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो 2 वैल्यूज को इनपुट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, इस तरह से कितनी भी स्टेटमेंट आप ले लें, लास्ट में एस्ट्रिक लगा के इस तरह कर दें, दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्टेटमेंट, मल्टी लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन स्टेटमेंट मतलब एक से ज़्यादा लाइन को हमने कमेंट करना है, स्टेटमेंट बनाना है, तो मल्टी लाइन कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ लिखना शुरू किया, यहाँ पे 2 लाइन में आया ये प्रोग्राम, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एस्ट्रिक लगाया और लास्ट में इसके एस्ट्रिक लगा के यहाँ लगा दिया, ठीक है। जैसे आपने इसी प्रोग्राम को
इसी प्रोग्राम को, ठीक है, इसी प्रोग्राम को मान लो हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर लें, ठीक है। यहां पे हम सम की जगह हम इसको कर दें रिजल्ट इज, ठीक है, इतना कर दें, मैसेज था कि क्लियर सर है, राइट। अब मैं यहां पे लिखूं एक वेरिएबल और यहां पे ले लेते हैं, इंट माइनस, ठीक है, मैंने यहां लिखा माइनस इक्वल टू num1 माइनस num2, राइट, और इसके आगे स्टेटमेंट लगा दिया। अब ये जब प्रोग्राम चलेगा तो माइनस वाला स्टेटमेंट मिल गया, मतलब कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा और ये प्रोग्राम क्या करेगा, सिर्फ एडिशन का वैल्यू दिखाएगा। अगली बार मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने इसके आगे स्टेटमेंट लगा दिया और इसके आगे से हटा दिया। अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो ये माइनस का रिजल्ट देगा, ना कि प्लस का, समझ गए। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी स्टेटमेंट को कुछ को क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मान लो आपने दो अलग अलग तरह के प्रोग्राम लिख लिए, एक ही प्रोग्राम में दो अलग अलग चीज़ें लिख ली, एक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एक एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, तो आप बना लोगे। इसी को दूसरे फॉर्म में ले सकते हो आप, जैसे सपोज करो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने अपनी तरफ से कुछ उसको बना के दिया, ठीक है, प्लस जो क्लाइंट ने कहा वो भी आपने बना दिया। आपने क्लाइंट को बोला भाई जो मैंने ये बनाया ये देखो, ये सेक्शन कितना बढ़िया लग रहा है, आपने उसको रन करके दिखाया, उसको पसंद आया। अब आपने उसका बनाया हुआ जो आपने उसने बताया था, आपने उसका प्रोग्राम रन करके दिखाया और अपने वाले को कमेंट में डाल दिया, तो उसने देखा, वो भी एक डिफरेंस है। अब दोनों डिफरेंस से उसको पता लगेगा कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपका बताया हुआ या उसके अपनी चॉइस का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कमेंट का यूटिलाइजेशन अपने प्रोग्राम में कर लेते हैं। क्लियर है। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ आवर सी लैंग्वेज। इतनी चीज़ों के बाद आपको सी आ जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखोगे, कुछ ऐसी वीडियोस में देखोगे जहाँ पे लिखा हुआ है लर्न सी इन 30 मिनट्स, तो भैया सी नहीं आने वाली 30 मिनट्स में। सिंपल सी बात समझ लो, जिंदगी में सी 30 मिनट्स में किसी को नहीं आने वाली। जो कह रहा है शायद उसको भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, चाहे कितना इंटेलिजेंट आप हो, 30 मिनट्स में नहीं आएगी। 30 मिनट्स में सिर्फ ये पता लगेगा। और सी एक सी है, सी मतलब क्या, सी इज सी, एक अथाह सागर है जिसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसको कंप्लीट। जब आप उसे कंप्लीट पढ़ेंगे तब आप उसके साथ खेलना शुरू करेंगे, बिकॉज सी इज सी। क्लियर। तो चलिए आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर आप इसको डॉस बॉक्स में काम कर रहे हैं या आप इसको टर्बो सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हैं, टर्बो सी प्लस प्लस में, ठीक है, यही दोनों काफ़ी आसान है। अगर आप चाहें तो VS कोड से भी करें, मैं आपको VS कोड में भी रन करके दिखाऊंगा और मैं आपको इन दोनों में भी रन करके दिखाऊंगा प्रोग्राम को कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको इंस्टॉल करके और सारा सब कुछ दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जब आप इसमें रन करेंगे आपका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ऊपर जैसे मैंने बताया था आ रहा होगा नो नेम डॉट CPP। कंट्रोल S करके इस प्रोग्राम को आप सेव कर लेंगे, कंट्रोल S प्रेस करके प्रोग्राम सेव हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो वो आपसे प्रोग्राम का नाम पूछेगा, क्या नाम क्या रखना है। तो ये हमारा सम का प्रोग्राम है, हम सम रख देते हैं। तो जब आप यहाँ पे सम देंगे प्रोग्राम का नाम, तो याद रहे सी का प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .c, तो ये आपकी फाइल बन जाएगी sum.c, sum.c, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम फाइल को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, आप कीबोर्ड से या तो कंट्रोल प्लस F9 में कीजिए या फिर आप रन मेन्यू में चले जाइए और वहां से आप इसको रन कर दीजिए। जैसे आप इसको रन करेंगे आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उस स्क्रीन के अंदर आपके पास ये आउटपुट आएगी। पहला तो ये मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट वैल्यू। कर्सर यहां पे ब्लिंक हो रहा होगा, आपने पहली वैल्यू डालनी है, जैसे आपने डाला 10। जैसे आप 10 डालेंगे आपकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो क्या है, एंटर सेकंड वैल्यू, राइट। कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट इनपुट की है, तो इनपुट लेने के लिए आपसे रेडी है वो। आपने यहां वैल्यू डाला 20। जैसे ही आपने 20 डाला कंप्यूटर ने फटाफट उसको प्रोसेस किया, रिजल्ट निकाला, सम निकाला, उसका सम निकाल के
इस स्टेटमेंट पर आया और इस स्टेटमेंट पर आते ही उसने क्या किया, रिजल्ट शो कर दिया। रिजल्ट शो क्या किया उसने लिखा रिजल्ट इज कितना 30। जहां पे %d लिखा है वैल्यू वहां शो करेगा। क्लियर? जहां वैल्यू %d लिखा है वैल्यू वहां शो करेगा। मतलब अगर आपने %d इज से पहले लगा दिया तो वैल्यू यहां शो करेगा। अगर आपने %d यहां लगा दिया तो वैल्यू रिजल्ट से पहले शो करेगा। तो ये आपने देखना है अपनी वैल्यू कहाँ प्रिंट करानी है। तो जहाँ प्रिंट करानी है अपना %d वहाँ लगा दीजिए भाई, सिंपल सा वहाँ लगा दो जहाँ आपको चाहिए। क्लियर? तो ये आपके आउटपुट आ जाएगी। लेकिन इतनी क्लियर आउटपुट नहीं आएगी। इतनी क्लियर आउटपुट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हो सकता है जो आपकी डॉस की स्क्रीन आएगी, अगर आप डॉस बॉक्स या इससे कर रहे हैं तो उस पर पहले का कुछ डाटा वाटा लिखा हुआ आ रहा हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा काम कीजिए, आप यहाँ पे प्रिंटफ से पहले यहाँ पर एक फंक्शन है वो लगा लीजिए। उस फंक्शन का नाम है CLR, ठीक है, दैट इज क्लियर स्क्रीन। और ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन अवेलेबल है हमारा conio.h के अंदर। ये क्या करेगा, जैसी वैल्यू इनिशियलाइज होगी आपकी स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जब स्क्रीन क्लियर हो जाएगी तब आपकी ये वैल्यू प्रिंट होगी, राइट? तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब क्या होगा कि प्रोग्राम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट दिखा के फटाफट चला जाएगा, आपके लिए रुकेगा नहीं। ठीक है, आपको तो रिजल्ट देखना है। तो जब रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको होल्ड करवा लीजिए। होल्ड करवाने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं गेट करेक्टर। गेट करेक्टर मतलब इनपुट ऑफ एनी करेक्टर। आप कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करेंगे तब तक ये रुकेगा। मतलब आपका रिजल्ट दिखा के यहाँ कर्सर रुका रहेगा तब तक रुका रहेगा जब तक कीबोर्ड की कोई की प्रेस नहीं करते। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे प्रोग्राम आपका रिजल्ट दिखा के वापस आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यह सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्लस हम और प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, सम एडिशन जैसे प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉजिक डेवलपमेंट। जिसके पास लॉजिक के डेवलपमेंट नहीं है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर फेल है। सिंपल सी बात आप समझ ली। तो लॉजिक डेवलपमेंट इज द बेस्ट थिंग। और बेस्ट कैसे होगा? बेस्ट होगा आपकी प्रैक्टिस से, आपकी एक्सपीरियंस से, जो आप नई नई चीज़ों को सीखोगे करोगे, उनसे आपका लॉजिक डेवलप होगा। ये समझ लो, राइट? चलिए आज के यहाँ एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आगे की वीडियो आपके पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास आए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। लाइक कर दो अगर पसंद आया, समझ आया तो, ठीक है। और जो कुछ नहीं समझ आया उसको कमेंट कर दो, ताकि अगली क्लास में वो सारी चीज़ें बताई जा सकें, क्लियरली समझाया जा सके कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, राइट? सो ऑल द बेस्ट।